अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, कैसे आपको पेमेंट करना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको पेमेंट किस तरीके से रिसीव करना चाहिए, कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा और कौन सा तरीका आपके लिए नहीं सही रहेगा। कितना कैश आप ले सकते हैं, कितना कैश आप दे सकते हैं, कितना कैश आप रजिस्ट्री में दिखा सकते हैं और कितना नहीं दिखा सकते हैं। आप चेक दे सकते हैं रजिस्ट्री में या नहीं दे सकते हैं। आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस से आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डीडी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेमेंट आपको कैसे करनी है, पेमेंट आपको कैसे लेनी है, इस विषय पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या कोई प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हैं तो आपको पेमेंट किस तरीके से देना है और लेना है, इस टॉपिक पर पहले बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं तो आपको जो सर्किल रेट है या प्रॉपर्टी का जो आप खरीद बिक्री दिखा रहे हैं, सर्किल रेट कुछ भी हो। मान लीजिए कि सर्किल रेट 10 लाख रुपया है और आप उस प्रॉपर्टी को 15 लाख में खरीद रहे हैं। पूरा 15 लाख आप दिखा रहे हैं कि मैं 15 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। तो 15 लाख पर आपको वहाँ पर स्टैंप देना पड़ेगा और 15 लाख की कोर्ट फीस आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। 7% का स्टैंप, 1% की कोर्ट फीस आपको देनी पड़ेगी। तो वो 15 लाख रुपए में आप कितना कैश दे सकते हैं और कितना अकाउंट में दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप अधिकतम 19,999 रुपये ही कैश दे सकते हैं या आप कैश ले सकते हैं जो बेच रहा है। इससे अधिक का कैश लेन देन अलाउ नहीं है। अगर आपने कैश ले लिया है तो वह कैश आपने कैसे लिया है, कब लिया है, कोई इमरजेंसी थी, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने कैश ले लिया है तो कैश ले सकते हैं, कुछ कारण है, कुछ उसके नियम हैं। तो मान लीजिए आपने कैश ले लिया है, कोई आपके पास इमरजेंसी थी और हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको आज 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आपके पास है, आपने मुझसे कहा कि यह हमारी प्रॉपर्टी है, इसको मैं बेचना चाहता हूं, आप यह खरीद लीजिए। लेकिन उस समय पर रजिस्ट्री करा पाना मेरे लिए संभव नहीं था और आपके लिए रुकना संभव नहीं था। आपको इमरजेंसी थी, आपको किसी का इलाज कराना था या कहीं फीस जमा करनी थी या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करना था, कोई आपका लोन ड्यू था, आपका क्रेडिट कार्ड का, या आपने कोई और लोन लिया था जिसमें आपको इमीडिएट पेमेंट करना, तो वहाँ पर आप मुझसे कैश ले सकते हैं। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसकी बिल, रसीद, सारी चीज़ें होंगी। आप रजिस्ट्री में वह कैश दिखा सकते हैं। फिर आपके पास नोटिस आना पक्का है, नोटिस आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार के यहाँ जब आप जाएंगे और कैश ट्रांजेक्शन दिखाएंगे तो रजिस्ट्रार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कैश दे रहे हैं, क्या कैश ले रहे हैं। उनको सिर्फ 2 चीज़ों से फ़र्क होता है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, आप ओनर उसके होने चाहिए अगर आप बेच रहे हैं, और जो लेन देन हुआ है वह इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, या जो स्टैंप आप पे कर रहे हैं वो सर्किल रेट के हिसाब से पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, उसमें कोई आपने स्टैंप चोरी तो नहीं की है। वो रजिस्ट्री आपकी कर देंगे, आप घर चले जाएंगे। 2-3 महीने बाद आपके पास नोटिस आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार आपका पैन नंबर, खरीदने वाले का पैन नंबर और बेचने वाले का पैन नंबर और साथ में उस रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो सारी चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो लोग भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई ये डील हुई है यहाँ पर और इसमें ये इतने का कैश का लेन देन हुआ है। फिर आपके पास नोटिस आ जाएगी। तो अगर आपने अधिक कैश लिया है, 19,999 से अधिक का कैश आपने लिया है, तो आपको वहाँ पर जवाब देना पड़ सकता है या अपील करनी पड़ सकती है, जिसमें आप बच तभी सकते हैं जब आप यह साबित कर दें कि मैंने किसी मजबूरी में ये कैश लिया था और ये कैश हमने फला जगह पर खर्च किया है या अपने अकाउंट में जमा करके मैंने वहाँ पर पे किया है। तो उसका प्रॉपर आपको रीज़न बताना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो उस पर आपको पेनाल्टी लगेगी और एकदम लगेगी, आपको देना पड़ेगा। नोटिस कैश देने वाले के पास भी आ सकती है, लेकिन वह यह साबित कर सकता है कि भाई यह 2 लाख रुपया मैंने इनको जो दिया था या जो पैसा मैंने इनको दिया था कैश उस समय, वह पैसा मैंने अपने पास से दिया था, मेरा जेन्युइन कैश था, मेरे बैंक अकाउंट से मैंने निकाला था, जो मेरे बैंक में जमा था, या मैंने अपने इस रिश्तेदार से लिया था, या अपना मैंने सोना बेचा, चांदी बेचा, या कुछ भी किया, कैसे भी वह जवाब दे सकते हैं कि यह कैश हमने दिया है।
उनके लिए इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो कैश रिसीव करेगा, जो कैश लेगा, उनके लिए समस्या हो सकती है। तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से पहले पेमेंट कैसे करना है, उसमें कितना कैश करना है, कितना कैश नहीं करना है, इस चीज़ का ये एकदम टॉपिक क्लियर है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात हो गई कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। कुछ लोग सर्किल रेट के हिसाब से पेमेंट लेते हैं, कुछ लोग जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से लेते हैं। तो सर्किल रेट से और मार्केट रेट से लेने का मतलब मेरा ये है बैंक अकाउंट में, यानी एक नंबर में। तो मान लीजिए कि 15 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी आपने डील की कि 15 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी मैं आपकी खरीद रहा हूँ, या आप 15 लाख में बेच रहे हैं मुझे, तो उसमें से सर्किल रेट का पैसा मान लीजिए कि 10 लाख रुपया होता है, 5 लाख रुपया सर्किल रेट के ऊपर है। तो अगर सर्किल रेट पर ही आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आपको वह 10 लाख रुपया उनको उनके अकाउंट में देना है, जिसमें अधिकतम आप 19,999 रुपये उनको कैश दे सकते हैं। बाकी के पैसे उनके अकाउंट में आपको RTGS के माध्यम से, चेक के माध्यम से, DD के माध्यम से आप उनको दे सकते हैं। बाकी का जो 5 लाख रुपया बचता है, वो 5 लाख रुपया वो कैश ही लेंगे और रजिस्ट्री में मेंशन नहीं होगा। अगर वह रजिस्ट्री में मेंशन कर देंगे कि 5 लाख रुपया मैंने इनको कैश दिया है, तो वह वहाँ पर फंस जाएंगे, वहाँ पर उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई कैश में पैसा मांग रहे हैं। यह चीज़ें होती हैं, लोग कैश में पैसा लेते हैं, वह कैश का पैसा उसमें नहीं दिखाते हैं, जिससे उनका स्टाम्प बच जाता है या पेनाल्टी से वो बच जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने ले लिया 15 लाख रुपया अकाउंट में, बेचने वाले ने 15 लाख रुपया ले भी लिया अकाउंट में, और उन्होंने दिखा दिया कि 15 लाख रुपए में हमने प्रॉपर्टी बेची है और जो इन्होंने हमको अकाउंट में दे दिया है। तो उस पर जो खरीदने वाला होता है उसको स्टाम्प और कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, जो सर्किल रेट के ऊपर जो डील होती है। तो ये कुछ बातें थी जिनमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको पेमेंट कैसे करना है, और अगर आप बेच रहे हैं तो आपको भी पेमेंट कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।